नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो जो प्लांट पैथोलॉजी की क्लासेज स्टार्ट कर रखी थी, 5 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे सिलेबस के बाद में, और जो 6 टॉपिक था अपना अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो 2 लेक्चर की क्लास थी। टॉपिक 6 था क्या, देखें अगर सिलेबस के अनुसार तो वो था इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप जो डिफरेंट इनके ग्रुप है उनके बारे में अपने को डिस्कस करना था विद एग्जाम्पल कि कौन से ग्रुप के कौन से जीव से कौन सा प्लांट में कौन सा रोग हो रहा है, कौन सा डिजीज वो कर रहा है, और थोड़ा बहुत उस जीव के बारे में हमें देखना था। तो इसका टॉपिक क्या था, इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ग्रुप्स। इसमें जो फर्स्ट लेक्चर था अपना टॉपिक 6 का सेकंड लेक्चर, इससे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर की क्लास अपलोड कर दी है। जिन भी व्यूअर्स ने, जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ एक बार वो जो बेक क्लास है टॉपिक 6 का लेक्चर फर्स्ट वो देखें, क्योंकि उसमें हमने 4 जो चीज़ें थी ना इंपॉर्टेंट उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। कौन कौन सा, जो फंजाई अपना कवक के बारे में, जीवाणु के बारे में, फोटोप्लाज्म जो है इसके बारे में, और स्पीरियोप्लाज्म, इन 4 डिफरेंट ग्रुप के बारे में, इनके बारे में डिस्कस करने के बाद इनसे कौन सा रोग हो रहा है कौन से प्लांट में, वो चीज़ विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर ली थी। आज जो है अपना टॉपिक 6 की लेक्चर सेकंड कि महत्वपूर्ण पादप रोग जनक, जो महत्वपूर्ण पादप रोग जनकों के जो समूह है उनके बारे में देखना है अपने को। ठीक है, महत्वपूर्ण अलग अलग ग्रुप के। तो आज कौन से किन किन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वायरस, जो विषाणु के बारे में, विरोइड्स के बारे में, और जो एल्गी जो शैवाल होते हैं उनके बारे में, और जो निमेटोड सूत्रकृमि होते हैं। तो आज इन 4 अलग अलग ग्रुप जो डिफरेंट ग्रुप हैं प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के, उन चारों ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने, मेरे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देखें। और प्लांट पैथोलॉजी के अलावा भी अपने क्रॉप फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, मिट्रियोलॉजी की कंटिन्यूस क्लासेज हो रही हैं। और 11th-12th में अगर आपके कोई रिलेटिव छोटे बड़े भाई बहन हो तो उनसे शेयर करें। 11th-12th की एग्रीकल्चर और बायोलॉजी की वो बोर्ड के सिलेबस के अनुसार क्लासेज स्टार्ट कर दी हमने। ठीक है, बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो सबसे पहले आज जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक 6 का लेक्चर सेकंड, वायरस या जो है उसके बारे में। तो वायरस क्या है वो चीज़ देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ें देख ली है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो लेक्चर फर्स्ट था फंजाई, बैक्टीरिया, फोटोप्लाज्म, स्पीरियोप्लाज्म, इन चारों चीज़ों के बारे में डिस्कस हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है वो देखें, और जिन्होंने देख लिया है वो सेकंड लेक्चर देख ही रहे हैं। तो बात करते हैं वायरस के बारे में, विषाणु क्या चीज़ होती है। तो आपको बताऊं वायरस की खोज किसने की थी, इवेनोविस्की जो वैज्ञानिक थे, जो इवेनोविस्की नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने वायरस की खोज की थी। और वायरस के बारे में अगर थोड़ा ऊपर की बात करें तो वायरस को है ना सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी बोलते हैं। जो लिविंग सेल्स और जो डेथ सेल्स हैं, मतलब सजीव कोशिका और निर्जीव जो कोशिका है उसके बीच की जो जोड़ने वाली, जो इनको ऐड करती है, वो योजक कड़ी बोलते हैं वायरस को। ठीक है, तो वायरस की खोज किसने की थी, इवेनोविस्की ने की थी, तथा इसको सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी बोलते हैं। विषाणु या वायरस वह सूक्ष्म कण होता है जिसमें जननद्रव्य के रूप में, वायरस जो है वह सूक्ष्म कण होता है, ये एक सूक्ष्म कण होता है। ठीक है, सूक्ष्म कण होता है जिसमें जीव द्रव्य या जनन द्रव्य जो होता है, जनन द्रव्य या जीव द्रव्य, ठीक है, उसके रूप में क्या होता है, या तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, 2 चीज है इसके अंदर, क्या है कि विषाणु वह सूक्ष्म कण होता है जिसमें जनन द्रव्य के रूप में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये दोनों में से एक पाया जाएगा, दोनों कभी नहीं पाए जाएंगे। ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है इसमें थोड़ा सा अलग, कि सूक्ष्म जो विषाणु है वो एक सूक्ष्म कण होता है। ठीक है, विषाणु एक सूक्ष्म कण है जिसमें जनन द्रव्य के रूप में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या फिर राइबोन्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा, दोनों साथ कभी नहीं पाए जाएंगे। ये चीज़ आप दिमाग में सेट कर लेना कि या तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा या फिर राइबोन्यूक्लिक अम्ल ही पाया जाएगा, तो दोनों साथ कभी नहीं पाए जाते हैं। और यह एक एसिड प्रोटीन, अम्लीय प्रोटीन के आवरण से ढका होता है। और जो वायरस है वो एक सूक्ष्म कण होता है जिसमें जननद्रव्य के रूप में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक या राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। प्लस क्या होता है, ये जो सूक्ष्म कण है वायरस, इसकी संरचना आपने देखी होगी, ऐसे कुछ टांगे हैं। तो ये जो सूक्ष्म कण है ये, और इसके ये जहाँ ये जीव द्रव्य इसमें जो पाया जा रहा है जनन द्रव्य, वो क्या पाया जा रहा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या फिर राइबोन्यूक्लिक अम्ल, दोनों नहीं पाए जाएंगे। प्लस क्या होता है, इस पे अम्लीय प्रोटीन, जो एसिडीय प्रोटीन होती है ना, अम्लीय प्रोटीन, उसका आवरण पाया जाता है विषाणु के ऊपर, जिसको कैप्सिड भी बोल देते हैं। तो विषाणु के ऊपर ये आवरण पाया जाता है अम्लीय प्रोटीन का, प्लस जनन द्रव्य के रूप में वो दोनों में से एक चीज पाई जाएगी। उस सूक्ष्म कण को क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं। विषाणु की खोज इवेनोविस्की ने की थी, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। तो ये तो बात हो गई अपने विषाणु या वायरस के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं एक चीज, विषाणु को संचरित होने के लिए
कि विषाणु अगर किसी प्लांट में, ठीक है, उसमें स्वस्थ वो पौधा है उसमें रोग पैदा कर रहा है, तो ऐसा ये तो एक सूक्ष्म कण है, ठीक है, और निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी है। इसके खुद का चलने फिरने का नहीं होता है, इसको क्या जरूरत होती है, एक वाहक वेक्टर की जरूरत होती है। ये कोई प्लांट है, इस प्लांट में से इस प्लांट में विषाणु खुद नहीं जा पाएगा, इसको किसी कीट वाहक या वेक्टर जिसको बोलते हैं माध्यम की आवश्यकता होगी। अब ये बहुत सूक्ष्म कण होता है, तो माध्यम के अंदर आपके ये बाई एयर भी जा सकता है, बाई वाटर भी जा सकता है, या फिर किसी मनुष्य के द्वारा, या फिर किसी कीट के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, हवा के द्वारा, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम के द्वारा ये संचरित कर सकता है। पर यह चीज है कि इसको संचरित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक पौधे से दूसरे पौधे पे रोग पैदा करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक वाहक वेक्टर माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। किसको? वायरस को। ठीक है, ये तो बात हो गई वायरस की। अब देख लेते हैं वायरस से होने वाले रोग की, वायरस से क्या होता है। तो एक चीज आप नोटिस करना कि जहां पे भी मोजेक नाम आया ना, मोजेक वायरस का होता है, तो जैसे भिंडी है, भिंडी का पित्त सिरा मोजेक रोग है। वायरस से होने वाले रोगों में सबसे बढ़िया उदाहरण आप देखो तो भिंडी का पित्त सिरा मोजेक रोग। आपको जहां पे भी मोजेक नाम मिल जाए ना, मोजेक रोग, ठीक है, वहां पे आंख बंद करके वायरस कर देना। ठीक है, वो मोजेक रोग जो होते हैं सभी वो वायरस के द्वारा ही होते हैं। तो वायरस के हमने पूरा डिस्कस कर लिया है विद एग्जांपल कि कौन सा प्लांट्स में कौन सा डिजीज हो रहा है। एक और इसका एग्जांपल तो पपीते का मोजेक रोग, जो अपना पपीता है, कैरी का पपाया, उसके अंदर जो मोजेक रोग होता है वो भी वायरस के द्वारा ही होता है। तो बात हो गई अपने वायरस की। डिफरेंट ग्रुप्स में 4 का तो डिस्कस कर लिया था लेक्चर फर्स्ट में। आज जो 4 का कर रहे थे उनमें पहली चीज वायरस का हमने कर लिया है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना विरोइड। अब देखते हैं विरोइड क्या होते हैं। तो बात करें विरोइड की वायरस के बाद में, तो विरोइड एक अति सूक्ष्म एक सूत्री, जो विरोइड है ना वो एक अति सूक्ष्म, विरोइड एक अति सूक्ष्म एक सूत्री वृत्ताकार, जो विरोइड है, विरोइड के बारे में देख रहे हैं, तो विरोइड एक अति सूक्ष्म एक सूत्री वृत्ताकार निम्न अणुभार वाला अनावृत राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ये क्या होता है? निम्न अणुभार वाला, जिसका अणुभार कम होता है। बिल्कुल अणुभार वाला क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं वायरस की तरह ही इसको कि एक अति सूक्ष्म एक कण होता है, एक कोशिकीय होता है, मतलब एक सूत्री होता है, वृत्ताकार होता है, वृत्त की आकृति का होता है ये। ठीक है, वृत्ताकार होएगा। और क्या है? निम्न अणुभार वाला, जो इसका अणुभार है वो बिल्कुल लो होएगा। निम्न अणुभार वाला राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल का एक ऐसा सूक्ष्म कण जो एक सूत्री होता है, वृत्ताकार होता है और अणुभार बिल्कुल लो होता है, उसका बिल्कुल कम होता है। निम्न अणुभार वाला कण होता है जिसको क्या बोलते हैं? विरोइड बोलते हैं। तो ये तो गई विरोइड की डेफिनेशन। ठीक है, जो पादप कोशिकाओं में संक्रमण कर सकता है। ये क्या करता है? पादप कोशिकाओं को इन्फेक्शन कर देता है, उनमें संक्रमण करके उनमें रोग पैदा करने की कोशिश करता है या रोग पैदा कर देता है ये। और अपनी पुनरावृत्ति करके ये क्या करता है? अपनी पुनरावृत्ति जो डुप्लीकेशन है वो करके, ये जो विरोइड है ये अपना डुप्लीकेशन करके पौधों में अपनी जो प्रोपगेशन है अपने आप को बढ़ाता है, प्रवर्धन करता है खुद का, और क्या करता है? उनमें रोग पैदा करता है। तो वायरस के बाद में विरोइड का क्या समझ रहे हो आप कि यह एक राइबोन्यूक्लिक अम्ल का अति सूक्ष्म कण होता है जो एक सूत्री होता है, वृत्ताकार आकार का होता है, प्लस अणुभार निम्न होता है इसका। उसको क्या बोलते हैं? उस कण को, राइबोन्यूक्लिक अम्ल के उस कण को क्या बोलते हैं? विरोइड बोलते हैं। ठीक है, और विरोइड से रोग कौन से हो रहा है? खीरा ककड़ी में जो फीका फल होता है और आलू का जो तुर्क कंद, तुर्क कंद किसका? आलू का, सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का जो तुर्क कंद रोग है वो विरोइड से ही फैलता है। तो बात हो गई विरोइड की भी, विद एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया डिफरेंट ग्रुप्स में। अब आता है अपना थर्ड नंबर जो एल्गी या शैवाल। अब ये क्या होते हैं एल्गी या शैवाल, वो चीज देख लेते हैं। एल्गी या शैवाल, दो चीज का देख लिया है, वायरस और विरोइड। अब बात करते हैं एल्गी या शैवाल की। यह एक यूकैरियोटिक जीव होता है। क्या होता है? जीव दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो, पुरानी कोशिकाएं, ठीक है, जिनमें केंद्र वगैरह अविकसित पाया जाएगा, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी। वो चीजें मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया क्रॉफिजियोलॉजी में अच्छे से, और फर्स्ट क्लास में बहुत ही लेक्चर, जो टॉपिक 6 का लेक्चर फर्स्ट, उसमें बहुत अच्छे से देख लिया हमने। तो बात कर रहे हैं शैवाल की, एल्गी की। यह एक यूकैरियोटिक जीव होता है। क्या होता है? यूकैरियोटिक, सुकेंद्रकी। यूकैरियोटिक का मतलब आप सीधा ऐसे समझा करो, यू मतलब सु, और सु मतलब अच्छा, सुंदर, सुविकसित,
ऐसे शॉर्ट में याद रखना है तो यूकेरियोटिक मतलब अधिक विकसित, जिसमें केंद्रक विकसित होता है। यूकेरियोटिक जीव वही होते हैं। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंट देखा होगा आपने, तो उसमें पहला जो डिफरेंट है वो न्यूक्लियस वाला होता है, केंद्रक वाला होता है कि केंद्रक बिखरा होता है, केंद्रक द्रव्य संगठित होता है। तो अपन पढ़ रहे हैं शैवाल के बारे में कि शैवाल एक यूकेरियोटिक जीव है, सुविकसित केंद्रक वाला, सुगठित केंद्रक वाला जीव है शैवाल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शैवाल की, जिसमें क्या पाया जाता है, इसकी कोशिकाओं में प्रणहित क्लोरोफिल, जो इसकी सेल्स है, यूकेरियोटिक सेल्स से बना हुआ एक जीव है शैवाल या एल्गी, जिसकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल या प्रणहरित पाया जाता है। शैवाल किसको बोलते हैं, जो कांजी आती है ना अपने, ठीक है, हौद में देखा होगा, पानी के हौद में वगैरह छोटी छोटी जो फिसलन भरी हो जाती है, काई, जिसको काई बोलते हैं आप अपनी लोकल लैंग्वेज में, उसको क्या बोलते हैं, शैवाल या एल्गी बोलते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, एक यूकेरियोटिक जीव होता है जिसके अंदर केंद्रक सुविकसित पाया जाता है, सुगठित प्रकार का पाया जाता है और सभी क्रियाएं उसमें जो मेटाबॉलिक क्रियाएं वो होती रहती है। ठीक है, तो यूकेरियोटिक जीव है एक, जिसकी कोशिकाओं में, जिसकी सेल्स में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल जो प्रणहरित है उसकी उपस्थिति हमेशा पाई जाती है। और प्रणहरित आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है, क्लोरोफिल या प्रणहरित मतलब हरा, ये देखो यार, प्रणहरित हरा रंग, ठीक है, हरा रंग का पाया जाएगा। और आपको भी पता है कि शैवाल या काई जो होती है, कांजी जो होती है, वो हरे रंग की पाई जाती है। बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए शैवाल के बारे में। ये एक यूकेरियोटिक जीव है जिसकी कोशिकाओं में प्रणहरित पाया जाता है, जो कवक के भांति जनन करते हैं। जैसे हमने कवक के जो फंजाई है, फंगाई, उसमें जो रिप्रोडक्शन सिस्टम देखा था उसके समान जनन कर रहा था ये संरचनाओं के अंदर। ठीक है, क्या द्विपार्श्वी जो भी था कवक में देखा था, जिन्होंने नहीं देखा मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार देखें, क्योंकि वो इसी से रिलेटिव है। वो समझ में आया ना तो ये 100% समझ में आएगा आपके। ठीक है, तो ये जनन जो है शैवाल के अंदर वो कवक के भांति होता है, जैसा कवक में हो रहा था वैसा ही जनन शैवाल में होगा। बात करते हैं इसके होने वाले रोग कौन से, तो शैवाल से तो आपने रेड रस्ट ऑफ टी, बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है रेड रस्ट ऑफ टी। जो चाय का रोग है ना, चाय का कौन सा, चाय का जो लाल जो रोग है, लाल रोली या लाल जो रोग है चाय का, वो किससे होता है, शैवाल के द्वारा होता है, एल्गी के द्वारा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल देख लिया हमने, और पढ़ क्या रहे हैं ये चीज पता होनी चाहिए अपने को। इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, महत्वपूर्ण पादप रोग जनक या जीव, महत्वपूर्ण पादप रोग जीव समूह, अलग अलग समूह, उसमें 4 समूह फर्स्ट क्लास में देख लिए थे, 4 समूह आज देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना एल्गी कंप्लीट। बात करते हैं निमेटोड, सूत्रकृमि, जिसकी खोज किसने की थी, निधम। निधम नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने निमेटोड की खोज की थी। निमेटोड, इसको हिंदी में सूत्रकृमि बोलते हैं। सूत्रकृमि क्या होते हैं, ये बहुत छोटे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। मल्टी जो सेल्स अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिकीय। कुछ होते हैं एक कोशिकीय, कुछ होते हैं बहुकोशिकीय। तो ये जो सूत्रकृमि या निमेटोड से उसकी खोज निधम ने की थी। यह बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं और बहुकोशिकीय या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो कहाँ पे पाए जाते हैं, मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रॉपर रूप से मृदा की गीली सतहों, जो अपने मृदा की जो गीली सतह है, परत है, उसमें पाए जाते हैं। समुद्र जल के अंदर, पादपों व जीवों के शरीर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, कोशिकाएं, उनके अंदर इनका निवास पाया जाता है। ठीक है, निमेटोड या सूत्रकृमि का ये बहुत छोटे बहुकोशिकीय जीव होते हैं जो मृदा की नम व गीली सतहों में, समुद्री जल में, पौधे व जंतुओं के भीतर, अंगों के अंदर, पौधे व जंतुओं के भीतर, अंगों के अंदर पाए जाते हैं। अब निमेटोड का अगर एग्जाम्पल देखें तो जो गेहूं का गेंगला रोग है, ठीक है, गेहूं का गेंगला या सेहूं रोग जिसको बोलते हैं, एग्जाम्पल में बात करते हैं, गेहूं का गेंगला रोग। और जो सब्जियों के अंदर जड़ गांठ रोग का नाम सुना होगा, रेड रूट, जो जड़ गांठ नाम का रोग होता है ना, वो सभी निमेटोड के द्वारा होते हैं लगभग, निमेटोड या सूत्रकृमि। तो ये अपने टॉपिक प्लांट पैथोलॉजी में टोटल 17 थे, आज टॉपिक 6 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब देखेंगे 7वां, और अपने क्रॉप फिजियोलॉजी में 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसमें भी 7वां चैप्टर बहुत जल्द, उसमें 12 थे, 6 कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आई होगी। और किसी को नोट्स वगैरह चाहिए तो मैंने बोल रखा है, मेरे को मैसेज कर देना, मैं PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो क्लास व्लास की, कुछ आप सजेशन देना चाहो तो आपका स्वागत है। बाकी क्लास देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए चैनल के पेज पे।